एक 21 साल की लड़की जिसके हाथ में 7 माह का बच्चा था, जिसको ये पता था कि ये मर जाएगी, फिर भी उसने भीख मांग के बेटी की शादी करोगे। ससुर है क्या तुम्हारे पास? ठीक है, हम लोग चंदा लगा देंगे इसकी शादी का। एक बच्ची के लिए जो पिता आदर्श होते हैं, वो पिता मेरे लिए एक पैनिक अटैक का कारण बन गए। मैं जब अपने पापा को देखती थी, मुझे पैनिक अटैक आते थे। क्या किया? 2 बच्चे किए, का देख लूँ बहिनी में। अच्छा, तो उसने घर में बिठा दिया, इसीलिए शादी की थी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका शुक्ला है। डॉक्टर इसलिए क्योंकि मैंने पीएचडी कर रखी है। तो आज ये मोटिवेशनल स्पीकर, कॉमेडियन, जिसको आप लोग कॉमेडी वीडियोस में जानते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस के थ्रू जानते हैं, आज अपने जीवन की कहानी आप सबके साथ शेयर करने वाली है। इस कहानी की शुरुआत मैं इन 2 लाइन से करना चाहती हूँ। व्हाट दो द फील्ड इज़ लॉस्ट, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, द अनकंकरेबल विल एंड करेज, नेवर सबमिट और यील्ड। क्या हुआ अगर तुम मैदान में हार गए? सब कुछ नहीं खोया है। तुम्हारी अजेय इच्छा शक्ति, तुम्हारा साहस, कभी झुकना नहीं, कभी हारना नहीं। ये मेरे ज़िंदगी का मंत्रा रहा है और शायद इसीलिए आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो शुरू करती हूँ अपनी कहानी अपने जन्म से। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ, जहाँ पे मेरा जन्म 7 माह की आयु में हुआ, जिसको कि हमारी तरफ सतवासा कहा जाता है। जन्म हुआ तो माँ ने दादी से बोला कि इसका टिप्पण बनवाया क्या? दादी ने बोला नहीं, क्योंकि ये जिएगी नहीं, मर जाएगी, पंडित जी ने ऐसा कहा है। एक 21 साल की लड़की जिसके हाथ में 7 माह का बच्चा था, जिसको ये पता था कि ये मर जाएगी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसको 15 दिनों तक अपने रुई के फाहे में दूध निकाल के लगा के उसके मुंह में लगा के उसको ज़िंदा रखा। शायद आज के टाइम में होती तो एनआईसीयू में होती, लेकिन उस समय एक छोटी सी लिटरली एक काल कोठरी में टूटी हुई चारपाई में मेरा जन्म हुआ। तो ऐसी थी मेरी जन्म की कहानी। अगर किसी से शेयर भी किया तो सबसे पहला डर पता है क्या लगता था? कि लोग क्या कहेंगे? पागल। पागल एक ऐसा टर्म है जो यूज़ कर लिया जाता है एक डिप्रेशन के पेशेंट के साथ कि तो पागल है, जो मेरे साथ भी यूज़ किया गया। ऐसा नहीं कि नहीं किया गया, डर के मारे नहीं बताती थी। कभी-कभी किसी को बताऊँगी, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, मैं बेहोश हो जाती हूँ, तो लोग कहेंगे ये तो पागल है। लोग या तो सिम्पैथी करने लगेंगे या कतराने लगेंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। जब बताया गया कि इसको ऐसे प्रॉब्लम है, कोई नहीं आया सपोर्ट के लिए। दवाइयाँ करा दो, बस दवाइयाँ चलती रहेगी, ठीक हो जाएगी। किसी को ये एहसास नहीं होता है कि उस दवा से ज़्यादा एक साथ की ज़रूरत होती है उस इंसान को, कि कोई उसके साथ हो। उन दोस्तों को भी कहना चाहूँगी जो उस टाइम छोड़ के मुझे भाग गए थे, तो आज यहाँ पे हूँ शायद, क्योंकि एक अच्छा समझने वाला मिल गया। नहीं आप लोग रहे होते तो शायद पागल कह के या कमज़ोर बता के आज इलाज करा रही होती, पता नहीं कहाँ गुमनामी के अंधेरों में होती। उस लड़के ने कभी उस चीज़ के लिए मुझे सिम्पैथी नहीं दिखाई। अरे नहीं प्रियंका, तुमको तो मैं 2 सालों से देख रहा हूँ, तुम तो इतनी पढ़ने में तेज़ हो, मुझे पता है तुम पढ़ने में कितनी तेज़ हो, कर सकती हो तुम, क्या हो गया? तबीयत खराब हो गई थी, फिर से ठीक हो जाओगी। करते-करते वो जो एक मेरा आत्मविश्वास था आने लगा। उसी दौरान मैं एक घटना और बताना चाहूँगी। 18 नवंबर के पहले जो हुआ था कि मैंने आत्महत्या का भी प्रयास किया। ये प्रियंका जो आप लोग को लगता है कि इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है, कॉमेडियन है, मैं उसी आवेश में जब तक अपने क्लासमेट से नहीं मिली थी, मैंने सोचा कि लाइफ में कुछ नहीं बचा है, यही पिता हैं जिनको देख के मुझे प्रॉब्लम होती है, ये माँ है बेचारी जिनके पापा नहीं हैं, चलो मैं ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती हूँ। गई भागते हुए डेटॉल की शीशी उठाई और मुँह में लगा लिया था। भाई मेरा इत्तेफ़ाक से उस टाइम था, मुझसे छोटा वाला भाई, और उसने आके शीशी छीन के मुझे 2 थप्पड़ लगाए और मारा। और उसी समय वादा लिया मम्मी ने और उसने कि कभी ये हरकत दोबारा नहीं करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ज़िंदगी भर हमारे साथ रहना, मत पढ़ो, मत कुछ करो, ये नहीं करोगी। उस दिन हम तीनों बैठ के रोए इस बेबसी पे कि इसको क्या हो गया है। फिर उसके बाद जब ये मिले, इनसे बातें होने लगी, मेरी एक आत्मविश्वास जो मेरा खोया था सिर्फ एक बात से, कुछ नहीं दिया था, सिर्फ फ़ोन पे 1 से 2 मिनट बात, वो एक आत्मविश्वास, वो एक चीज़ें याद दिलाना कि तुम क्या थी। करते मुझे बात करना इनसे बहुत अच्छा लगने लगा। अब जीवन में चलो एक तो है कि हाँ, इनसे बात करो, शेयर करो और पढ़ाई करो। फिर से मेरा वो उद्देश्य मुझे मिल गया कि मुझे तो पीएचडी करनी है। फिर एक दिन क्या हुआ कि
मेरे जो क्लासमेट थे, जो आज मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने अपनी बातों का इज़हार किया कि मैं तुमको 2 सालों से बहुत पसंद करता हूँ प्रियंका, क्योंकि हमारा सब कुछ बहुत अलग है। तो इसलिए कभी तुमसे बोला नहीं और तुम इतनी शांत रहती थी। आज मौका मिला है तो सोचता हूँ कह दूँ अपने दिल की बात कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है। मम्मी से बोला कि मम्मी जो फ्रेंड है मेरा, क्या उससे मैं शादी कर सकती हूँ? अब वो माँ क्या बोलती? क्या मना कर देती? जिसको उसने पिछले 6-7 महीने में सिर्फ़ मरते देखा, और क्या समाज के लिए कह देती कि नहीं करना है? वो समाज जो उस समय कोई पूछने नहीं आया मुझे कि संजू, जो कि मेरा निकनेम है, मैं मर रही हूँ, मैं जी रही हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। पता सिर्फ़ और सिर्फ़ उस माँ को चला था। वो एक-एक रात, वो एक-एक क्षण, वो एक-एक पल सिर्फ़ उस माँ ने जिया और देखा। बच्चे को लेकर के 7 महीने से लेकर के 21 साल की उम्र तक करना, उसके बाद उसको मरते देखना। माँ ने सिर्फ़ इतना ही बोला कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, समाज नहीं मानेगा, मैं भी नहीं करवा पाऊँगी समाज में, लेकिन बेटा तुम पीएचडी कर लो, डॉक्टर नाम के आगे लग जाए, तुम दोनों जॉब कर लेना, मेरी तरफ से परमिशन है। मम्मी की ये छोटी-सी परमिशन मेरे लिए मेरे जीवन का उद्देश्य बन गई कि चलो अब तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए करके। मैं वो प्रियंका बदल चुकी थी, वो प्रियंका वो पहली वाली प्रियंका हो चुकी थी जो कहीं खो गई थी। दवाइयाँ सारी बंद हो गई, उसका क्रेडिट मेरी माँ और मेरे हस्बैंड को जाता है, जिसने हर दिन बोला, "कैसे नींद नहीं आएगी? सो के देखो, आज तुम सोना बिना दवा के और डॉक्टर के पास मत जाना।" करते मेरी सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई, मुझे नींद आने लगी, मेरा वो आत्मविश्वास, पापा से डरना सब कुछ बंद हो गया। मैं हर चीज़ें शेयर करने लगी। बीएड किया, बहुत अच्छे से किया, हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। आज इस वीडियो के थ्रू यहाँ इस मन से उन लोग को पता चल रहा होगा, अच्छा प्रियंका को ये प्रॉब्लम थी। कभी किसी को पता ही नहीं चला। ये जो ज़िंदगी है, पहले ज़िंदगी में मुझे मेरी माँ ने दी थी। ये दूसरी ज़िंदगी मुझे मेरे उस क्लासमेट ने, उस दोस्त ने दी है, इसलिए मैं ये ज़िंदगी उसके इनाम कर दूँगी। मैंने दिन चुना 9 फरवरी 2012, जो कि मेरे नाना की पुण्यतिथि थी। तो मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ, वो नाना के आशीर्वाद से हुआ। 9 फरवरी 2012 को मैंने शादी कर ली। केवी हाशीमारा में पीजीटी इंग्लिश के पद पे कार्यरत रही। यहाँ तक सब बहुत अच्छा चल रहा था। शादी हुई, एज़ यूजुअल समाज के ताने, लोगों की नाराज़गी, पर फ़र्क नहीं पड़ता था। इतना कुछ देख लिया था इन 6 सालों में, समाज का हर वो रूप, कि अब फ़र्क नहीं पड़ता था। प्रेगनेंसी में जॉब की ताकि कुछ पैसे इकट्ठे कर सकूं। लव मैरिज थी तो फाइनेंशियल सपोर्ट किसी का नहीं था, ऑब्वियसली ना मैंने मांगा। शुरू से इतनी खुददार रही कि सपोर्ट तो किसी का लेना नहीं है, क्योंकि जब छोटे से लेकर के बड़े तक गांव जाया करती थी ना, तो कभी ये नहीं सुना कि क्या पढ़ाओगे बेटी को। ये कभी नहीं सुना पैसे की ज़रूरत होगी तो बताना। ये सुना कि भीख मांगोगे, भीख मांग के बेटी की शादी करोगे। ससुर है क्या तुम्हारे पास? क्या करोगे? कटोरा लेके भीख माँगोगे, ठीक है हम लोग चंदा लगा देंगे इसकी शादी का। शादी के लिए चंदा क्यों? पढ़ाई के लिए चंदा क्यों नहीं लगाते हो? डिसाइड तो बचपन से ही कर लिया था कि इन लोगों के चंदे से शादी तो नहीं करूँगी। पढ़ लिख के कुछ करूँगी फिर शादी करूँगी, और वही मैंने किया। उनके चंदे की मुझे ज़रूरत नहीं थी। मुझे पढ़ लिख के अपने माँ-बाप के साथ से, उनके आशीर्वाद से कुछ करना था। प्रेगनेंसी के दौरान 8 महीने तक मैंने जॉब की, अपने ही पैसे से अपनी डिलीवरी कराई, जो कि दोनों डिलीवरीज़ मेरी सिज़ेरियन थी, क्योंकि हस्बैंड की भी जॉब भी नई-नई थी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं घर परिवार में। जो ससुराल था बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैंने उनकी भी हमेशा मदद की, जितना भी मुझसे हो सका कोशिश की कि अपने जितने भी रूप हैं, उनको अच्छे से निभा सकूँ, किसी को शिकायत का मौका ना दूँ। एक बेटी हुई 2013 में, 2015 में दूसरी डिलीवरी हुई, प्लान्ड बेबी हुई, सेकंड वो भी सिज़ेरियन। उसके बाद ज़िंदगी में फिर एक बार परिवर्तन शुरू, करवट लिया ज़िंदगी ने। दूसरी बेटी हुई, शायद ये वजह थी, जो भी वजह थी मुझे नहीं पता। लोगों की बातें सुनना शुरू, पीएचडी करके क्या किया? बच्चे पैदा किया। वो समाज हमेशा खड़ा होता है उँगली उठाने के लिए, आपकी उपलब्धियों पे नहीं आएगा, उँगली उठाने के लिए आता है। एक समय था 2015 में मेरी जब बेटी हुई और मुझे स्कूल छोड़ने जाना होता था अपनी बड़ी वाली बेटी को, दोनों की एज में 3 साल का डिफ़रेंस है। मेरा नाम पड़ गया था रिक्शे वाली आ रही है। रिक्शे वाली क्यों? क्योंकि मेरे पास एक प्रैम थी, उन लोगों को धूप ना लगे इसलिए मैं उसमें बिठा के दोनों बेटियों को कवर करके पैदल लेके जाया करती थी स्कूल धूप में, तो 2-3 लोग खड़े होकर रोज़ मुझे चिढ़ाते थे, रिक्शे वाली आ गई, रिक्शे वाली आ गई। ए बहिनी पीएचडी कर ले बाटू ना, तू काहे ई करत हऊ?
ऐसे ऐसे शब्द सड़क चलते लोग बोलते थे। बड़ा अजीब सा लगता था कि सड़क चलते लोग में कितना करेज है कि ऐसे बोल देते हैं। क्या किया, 2 ठो बच्चे किए, का देख लूँ बहिनी में। अच्छा, तो उसने घर में बिठा दिया, इसीलिए शादी की थी। लोगों ने इंतज़ार किया, कब वो मुझे छोड़ देगा, कब मुझे सड़क पे छोड़ देगा। वो वक़्त नहीं आया, लेकिन मैं फिर से अंदर-अंदर टूटने लगी। कर तो मैं सब कुछ रही थी, दोनों बेटियों का पालन-पोषण। एक समय था कि मायके के पास ही रहती थी, जब हस्बैंड का ट्रांसफ़र गोरखपुर हो गया, माँ की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। सुबह अपने घर खाना बनाती थी, शाम को मम्मी के घर खाना बनाती थी। सप्ताह के 6 दिन अपने घर का काम करती थी, 7वें दिन मम्मी के यहाँ छुट्टी के दिन जाकर पूरी सफाई, उनके यहाँ के कपड़े धुलना, सब कुछ करती थी। शक्ल बदल चुकी थी, पर्सनैलिटी खो गई थी, भूल गई थी कि पीएचडी की थी, भूल गई थी कि टीचर भी थी, सब कुछ भूल गई थी इन 2 बच्चों में। जब 2-4 बार सुना, बातें सुनी कि उसने जानबूझ के ऐसा कर दिया, पति ने बस उसको ऐसे ही बना दिया, डिप्रेशन में जाने लगी। लेकिन वो जो दोस्त था मेरा, जो मेरे पति थे, उन्होंने एक दिन मुझे बिठाया, सन 2018 की बात है, कि मुझे लग रहा है तुम फिर से डिप्रेशन में जा रही हो। मैंने भी बोला हाँ, मुझे लग रहा है, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से वो प्रॉब्लम जो थी इतने सालों पहले, 12 साल पहले, फिर से वो प्रॉब्लम आएगी। इन्होंने टिकटॉक दिया मुझे, बोला ये लो मोबाइल, इस मोबाइल में वीडियो देखो तुम बैठ के। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देखना है, मुझे सब पसंद नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता है। कहते देखो तो तुम, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, उन्हें मुझे कॉलेज में देखा था, हर तरह से देखा था। मैंने टिकटॉक देखना शुरू किया, क्योंकि जॉब कर नहीं सकती थी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी उठाते हैं आज भी सोशल मीडिया पे, टीचर बनते-बनते हाउसवाइफ क्यों बन गई? हर इंसान की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। आपने किसी की लाइफ़ नहीं देखी है, आप किसी की लाइफ़ नहीं जिए हैं, तो उन पे आप कमेंट कैसे कर सकते हैं? उन 2 बेटियों को मैं कहाँ छोड़ देती? किसके भरोसे छोड़ देती? परिवार में जब कोई ऐसा होता है कि कोई सँभाल ले, जॉब किसको नहीं करना है? इतना पढ़ लिख के मैं यहाँ तक इसीलिए आई थी ना कि जॉब करना है, पर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मैंने अपनी दोनों बेटियों को बना लिया था। मेरे ज़िंदगी का मकसद अब मेरी बेटियों को सँभालना, उनको अच्छे संस्कार देना था, तो मैंने वो चुना था। लेकिन मैं वीडियो देखते-देखते मुझे अच्छा लगने लगा। हस्बैंड की पूरी परमिशन, जो करना है करो। उनको पता था कि ये बहुत अच्छी है, जो करेगी सही करेगी। उन्होंने कभी रोका-टोका नहीं, मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किए। फिर गोरखपुर में रहते-रहते ही मेरे वीडियोज़ थोड़े चलने शुरू हुए, अच्छा लगने लगा। फिर वो वक़्त आया, मार्च 2019, मेरा ट्रांसफ़र, हस्बैंड का ट्रांसफ़र मनकापुर हो गया, जहाँ पे नेट का एक्सेस ही नहीं था। ऐसा एक्सेस कि सड़क पे जाके वीडियोज़ को अपलोड करना पड़ता था, किसी दूसरे सर के घर पे जाकर के वीडियोज़ अपलोड करना पड़ता था, लेकिन हस्बैंड ने इसमें भी पूरा सपोर्ट किया। एक वीडियो था हम दोनों का ही, जो लिटरली उन्होंने जा कर के वहाँ बैठ के अपने दोस्त के यहाँ अपलोड किया था 2 घंटे में, वो 30 सेकंड का वीडियो, वो वीडियो वायरल हो गया। वो वीडियो घर-घर गया, मेरे पापा के पास गया, मेरी मम्मी के पास गया, तो पापा को प्राउड फ़ील हुआ। पापा ने पहली बार फ़ोन करके बोला, "बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू।" वो पल मेरे लिए बहुत अच्छा था। शुरू-शुरू में ताने सुने हैं मैंने, ये क्या कर रही है पढ़ाई-लिखाई छोड़ कर के, टीचर थी ना, ये क्या कर रही है, घर वालों ने भी दिया, लेकिन मैंने जैसे पहले किसी की नहीं सुनी, तब भी किसी की नहीं सुनी। मैं वीडियोज़ बनाती रही। 29 जून 2020 को ₹1200 की कमाई हुई मेरी, पहली कमाई टिकटॉक से। सुबह मेरे अकाउंट में पैसे आए, शाम को टिकटॉक बैन हो गया। इंस्टाग्राम पे आई, यहाँ पे वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। धीरे-धीरे वीडियोज़ वायरल होने लगे, कई सारे स्टार्स ने मेरी वॉइस को यूज़ किया, अब्रॉड में मेरे वीडियोज़ वायरल हुए, बैक टू बैक वायरल होते चले गए, वो आत्मविश्वास आता चला गया, इनकम करनी शुरू कर दी मैंने। और ये प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफ़िशियल कब बन गई, पता ही नहीं चला। और सबसे ज़्यादा जो आयरनी कह सकते हैं, मुझे टैग मिला कॉमेडियन का, मोटिवेशनल स्पीकर का, कि दीदी तो हमेशा हँसती रहती है, इनको तो आज तक रोते ही नहीं देखा। मेरी वीडियोज़ में अगर मुझे कभी मैंने शायद 6 महीने में अगर एक रोने का वीडियो डाल दिया हो, तो मेरे डीएम्स भर जाते थे कि दीदी ये वीडियो डिलीट करो। किसी को नहीं पता कि सबको हँसाने वाली प्रियंका दीदी किस दौर से गुज़री है। लेकिन मैंने भी ठान लिया कि अगर मैं डिप्रेशन में रह कर के बाहर आ सकती हूँ, और मुझे पता है कि एक छोटी-सी उम्मीद की किरण एक डिप्रेशन के पेशेंट को बाहर ला सकती है, तो मेरा एक छोटा-सा 15 सेकंड का वीडियो लोगों को हँसा सकता है, मोटिवेट कर सकता है। तब से मैंने ये ठान लिया, भले मैं क्लासरूम में टीचिंग नहीं कर पा रही हूँ अपनी पर्सनल रीज़न्स की वजह से, मेरे वीडियोज़ के थ्रू या तो मैं कुछ सिखाऊँगी या लोगों को हँसाऊँगी, कुछ लेके ही जाएगा मेरे वीडियो से कोई ना कोई।
हँस के जाएगा, मुस्कुरा के जाएगा, डिप्रेशन में होगा तो अपने आप को अच्छा महसूस करेगा, कभी रोएगा नहीं मेरे वीडियो से। तो ये मेरे ज़िंदगी का उद्देश्य बन गया और मैंने वही वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया जब पहले यूट्यूब चैनल डाला। पापा वॉज़ माय फर्स्ट सब्सक्राइबर और वो हर दिन पूछते थे, बेटा कितने सब्सक्राइबर होंगे तो पैसे आएँगे? उनको सबसे ज़्यादा खुशी होती थी मेरे एक-एक सब्सक्राइबर पे और आज की तारीख में मैं अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ। पापा-मम्मी को सबसे ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है। लोगों का वो जो भ्रम था कि छोड़ देगा सड़क पे, आज शादी को 12 साल होने वाले, 11 साल पूरे हो चुके हैं, 2 प्यारी-प्यारी बेटियाँ हैं मेरे पास, वो सबका भ्रम मैंने तोड़ दिया। तो अंत में मैं सबसे यही कहना चाहूँगी इस मंच से कि हर माँ-बाप अपने बच्चे का पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि उस बच्चे को आपने पैदा किया है। आपको पता है कि उस बच्चे को बड़ा करने में आपने क्या-क्या देखा है, सिर्फ़ आपको पता है। और एक बच्चा जब माँ-बाप के सपोर्ट से आगे बढ़ता है ना, तो ज़िंदगी में उसके फैसले कभी गलत नहीं होते हैं। मेरा भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ थी। और जो भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति में मेरे हिसाब से जैसे हनुमान जी हैं ना, उनके अंदर ताकत है, याद दिलाने वाला चाहिए, हर व्यक्ति में वो हनुमान जी का वास है। तो कोई याद दिलाने वाला चाहिए, मुझे वो याद दिलाने वाला मिला मेरी माँ और मेरे पति के रूप में, आपको भी कोई ना कोई मिलेगा। तो एक उम्मीद की किरण काफ़ी होती है एक डिप्रेशन के पेशेंट को बाहर निकालने के लिए और इस तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर और इस मंच पे खड़ा होने के लिए। उनकी पान की शॉप है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मगर बचपन का टाइम पर थोड़ी-सी ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी थी। मेरे घर में लड़कियों की शादी मैक्स टू मैक्स 23 तक हो जाती है, 20 टू 23 तक हो जाती है। मेरी खुद की एल्डर सिस्टर की शादी 23 पर हो गई थी, मगर इंटरव्यू तक मैं गई थी, मगर इंटरव्यू में मेरा 1 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया था। वो 1 मार्क्स मुझे बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए। हम दोनों उस रिज़ल्ट के बाद में रोते थे और फिर पढ़ते थे, फिर रोते थे, फिर पढ़ते थे, मगर हमें पढ़ना जारी रखना पड़ा क्योंकि